किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में सुनाऊंगा एक भेंट वार्ता, और भेंट वार्ता का जो विषय है वो है सूरजमुखी की काश्त और इसकी देखभाल। क्योंकि किसान भाइयों, हम जो परंपरागत खेती कर रहे हैं कि गेहूं चावल हमने जो लेना है लगातार, तो उसमें विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी विविधता होगी हमारी फसलों में, उतना ही जो हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति वो भी बढ़ेगी, और साथ ही जो किसान भाई हैं आमदनी अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी जो है फसल विविधीकरण होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाइयों, फसल विविधीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी की काश्त और इसकी देखभाल पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी। आप खंड कृषि अधिकारी हैं पेहवा में। तो सुनो भाइयों, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। सूरजमुखी की काश्त और देखभाल, इस विषय पे आज जानकारी लेने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी को। आप खंड कृषि अधिकारी हैं पेहवा में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का बातचीत का विषय है कि सूरजमुखी की काश्त और इसकी देखभाल, डॉक्टर साहब पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि भाई इसका महत्व क्या है, कि अगर किसान भाई अगर सूरजमुखी बोए तो क्यों बोए, उसको क्या लाभ होगा सूरजमुखी बोने से। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। सर, सूरजमुखी की जो फसल है ये कमर्शियली बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल में मेनली जो किसान करते हैं, जैसे किसान भाई आलू की फसल लेते हैं जी, मटर की फसल लेते हैं, कोई भी सब्जी की फसल लेते हैं, तो इस समय पे उनके पास जो वैकल्पिक जो फसल होती है जी, वो एक सूरजमुखी है। और क्योंकि आजकल कमर्शियली काफ़ी इसके लाभ हैं, काफ़ी फायदे हैं, और किसान भाई अगर इसका लगाते हैं तो एक जो सरकार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण के विषय में जो सरकार बात करती है जी, उसमें भी एक बहुत अच्छी तरह से ये फिट बैठती है। और इस फसल में जो इसके जो दाने हैं और जो उसका तेल का जो कंटेंट है जी, काफी अच्छी मात्रा में होता है। 40 से 45% इसमें जो तेल की मात्रा निकलती है, जो कि इंडस्ट्रियल यूज में काफी होती है जी। इसके अलावा इसको फीड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी कई तरीके के इसमें लाभ होते हैं। तो किसान भाइयों को इसमें अगर उगाते हैं तो काफी अच्छे दाम मिलने की संभावना रहती है जी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो है किसान भाई की जो आमदनी है उसको बढ़ाने में बड़ी मदद करने वाली है हमारी सूरजमुखी। बिल्कुल, जैसे कि सर किसान रबी की फसल में आलू लेते हैं, पहले धान लेते हैं, धान के बाद आलू ले लिया या कोई मटर ले लिया, सब्जी ले ली जी, उसके बाद फिर ये सूरजमुखी ले ली, सूरजमुखी के बाद फिर धान। तो मतलब ये फसल चक्र जो किसान लेता है, उससे किसान की फसल विविधीकरण भी हो जाता है, साथ ही साथ उसकी आमदनी में भी काफी अच्छा इजाफा हो जाता है। डॉक्टर साहब, तो आपने बहुत बड़ी बात बताई कि जो है फसल का विविधीकरण जो है वो होना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करें बिजाई के समय की, तो हमने जो सूरजमुखी की बिजाई करनी है किसान भाइयों ने, तो उसका सही समय कौन सा है। इसका सही समय, बड़ा ही उत्तम समय अभी चल रहा है, फरवरी का महीना बड़ा ही बिल्कुल सही है। वैसे जनवरी में भी इसकी बिजाई कर सकते हैं जी। और इसको बिजाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसको बीज के उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। बीज का उपचार अवश्य करें किसान भाई। बीज का उपचार करने के लिए इसमें बावास्टिन या थीरम नाम की जो दवाई होती है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई इसमें अगर 10 लीटर पानी में 400 ग्राम एजोटोबैक्टर लें और उसके बाद उसके ऊपर बीज के ऊपर उसका उपचार करें, तो जो नाइट्रोजन की जो
जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अजोटोबैक्टर क्या होता है, एक जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वातावरण की जो नाइट्रोजन है। तो इसको बीज को अच्छी तरह से उपचार कर लें, क्योंकि इसमें जो कुछ बीमारी आती हैं इस बीज में वो उससे बचाव हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ हद तक पूरी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, यानी कि दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो हमारा बीज का उपचार होकर जो बीमारी आने की संभावना वो भी कम हो जाएगी, और साथ में जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक इसमें समय का अगर हम ध्यान रखें तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारी कटाई फसल की हो उस टाइम पे ज्यादा गर्मी ना पड़े, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी कटाई के समय में पड़ेगी उतना ही हमारे उत्पादन पर असर पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक जो वैज्ञानिक तौर पे अगर हम देखें कि 38 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा अगर इसका टेम्परेचर कटाई के टाइम पे चला गया जी, तो उतना ही हमारे जो तेल के जो अंश है वो कम होता चला जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा हमारे उत्पादन पर इसका असर पड़ सकता है। यानी कि गर्मी से तेल की मात्रा इसमें कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे आने वाले टाइम में, क्योंकि इसकी जो फसल की जो अवधि है 90 से लेकर 110-120 दिन की होती है जी, अगर हम जितना अब फरवरी के बाद जितना ज्यादा लेट करते चलेंगे इसको, उतना ही लेट आगे फिर, क्योंकि मई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो उस समय पे अगर जब हम कटाई करते हैं तो हमारे जो फसल का जो उत्पादन है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई इसका अवश्य ध्यान रखें कि हमें जो बिजाई का है ज्यादा देरी नहीं करनी है जी, जल्द से जल्द बिजाई कर लें। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो है कि आपने कहा कि भी हमने बीजोपचार करना है, तो बीजोपचार से पहले डॉक्टर साहब एक और बात है कि उन्नत किस्म के बीज कौन कौन से हैं, किसान भाई जो है किन बीजों को महत्व दें कि भाई ये बीज जो है ज्यादा अच्छे हैं, जिससे उनकी जो है उपज ज्यादा मिले और साथ साथ कम दिनों में जो है पक के तैयार हो जाए फसल। इसमें मुख्य रूप से जो बीज हैं वो कुछ जो टाइमली सोइंग के, अगर हम इस टाइम बीज बिजाई कर सकते हैं, उसमें जो KBSH 1 है जी, PEC 36 है, PCHH 234, KBSH 44, HSFH 848 जी, ये जो बीज हैं ये जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है प्रमाणित किए गए हैं। ये मतलब उनके द्वारा बताए गए हैं कि आप ये इन बीजों की बिजाई करें। जी डॉक्टर साहब, उनके द्वारा अनुमोदित किए गए हैं जी, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में भी कुछ बीज जो है किसानों के में काफी प्रचलित हैं, जैसे बीज 36 नाम का बीज है, या तेजा है और कावेरी है। ये बीज भी जो किसान मार्केट से ले सकते हैं जी। इसमें बीज की जो मात्रा रहेगी वो 2 किलो की रहती है, और इसको बिजाई करने से पहले 8 से 10 घंटे तक भिगो लें जी, अवश्य भिगोएं, ताकि एक तो उसमें जो मरा हुआ दाना होता है वो निकल जाता है, दूसरा उसमें बिजाई से पहले थोड़ी सी अंकुरण में उसकी जल्दी अंकुरित हो जाएगा जी जो बीज। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जिक्र किया बीज का, तो ये चल रहा है खेत की तरफ। तो डॉक्टर साहब, जो खेत की हमने तैयारी करनी है जी बिजाई के लिए, तो एक तो मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए इसकी बढ़िया उपज लेने खातिर, और साथ ही हमने खेत की तैयारी करनी किस तरह है डॉक्टर साहब? मिट्टी जो है इसमें मुख्य रूप से दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है, और ज्यादा इसमें इसका जो पीएच लेवल जो बोलते हैं, जैसे हम मिट्टी की जांच करवाते हैं उसमें पीएच नाम के उसका जांच की जाती है, उसमें 6 से लेकर 8 की जो बीज की जो पीएच वैल्यू है सबसे बेहतरीन रहती है इसमें। जी। मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसमें अगर हो सके तो गहरी जुताई कर लें एक बार, क्योंकि गहरी जुताई जितनी ज्यादा करेंगे हम, हमारा जो जड़ें हैं, जड़ों का जो जमाव रहेगा वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, और जो उसका क्योंकि फिर वो मॉइस्चर भी है, उसका जो मॉइस्चर भी है वो भी बिल्कुल सही तरीके से उसमें काफी लंबे टाइम तक रह सकता है। उसके बाद 1-2 जुताई कल्टीवेटर से हम कर सकते हैं और उसको मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लें जी। उसके बाद इसको लाइनों में हम बिजाई करते हैं, और 2 तरीके की जो वैरायटी होती है, एक तो लंबी वैरायटी होती है, उनकी जो दूरी है 60 सेंटीमीटर रो टू रो, लाइन टू लाइन 60 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की जो बिजाई होती है। किसान भाई एक बात ध्यान रखें, 4 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी गहराई ना करें जी। और इसमें रो में ही इसको बिजाई करें। समतल जो अगर लगाएंगे किसान भाई तो उसमें थोड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो कतार से कतार की दूरी है वो तो रखनी है 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 30 सेंटीमीटर। और जो पौधे की जो अगर हाइट कम है तो उसको अवस्था में उसको 45 जो है सेंटीमीटर तक रख सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, इसमें जो पौधों की जो संख्या है वो हम थोड़ा बता दें किसान भाइयों को जी। लगभग 55,000 के करीब जो है प्रति हेक्टेयर, यानी कि 2.5 एकड़ में 55,000 पौधे जो है होने चाहिए, जो लंबी वैरायटियां हैं। और जो छोटे कद की जो वैरायटी है उसमें 74,000 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें हम जो है किसान होने चाहिए जी। तभी किसानों को बढ़िया उत्पादन मिल सकता है जी। डॉक्टर साहब, ये तो होगी मिट्टी खेत की तैयारी और बिजाई। अब डॉक्टर साहब बात करें खाद और पानी की, तो हमने कब खाद डालना है, कब पानी देना है, कितना खाद देना हमने 1 एकड़ के हिसाब से?
देखिए, खाद की जहां तक हम बात करें, सबसे जरूरी चीज है कि किसान भाई जो गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल अवश्य करें। गोबर की खाद का इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि गोबर की खाद से एक तो जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती है, दूसरा वो जो मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखता है, मिट्टी को में पानी ग्रहण करने की क्षमता है उसको ज्यादा बढ़ाता है जी। दूसरा, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसमें काफी मात्रा में जो किसान उसमें प्राप्त कर सकते हैं गोबर की खाद से। जी डॉक्टर साहब। अब इसमें हम 4 से 5 टन जो है प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की जो खाद है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें जो है यूरिया और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। उसी प्रकार से जो फास्फोरस है, डीएपी जैसे किसान डालते हैं, डीएपी की बजाय इसमें हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना चाहिए। जी। सिंगल सुपर फॉस्फेट क्यों डालने? क्योंकि जो भी तेल की फसलें होती हैं उनमें सल्फर की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और हमारे जो क्षेत्र का, इसमें थोड़ी हमारे जो मिट्टी की तासीर है वो कलर की तरफ है। कलर मतलब उसमें सल्फर की कमी रहती है जी। तो अगर किसान भाई इसकी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं सूरजमुखी की, तो सल्फर का इस्तेमाल अवश्य करें। और सिंगल सुपर फॉस्फेट ऐसी खाद है जिसमें 12% सल्फर की मात्रा होती है और 16% फास्फोरस की मात्रा होती है। जी डॉक्टर साहब। तो इसमें क्या करें कि 3 जो कट्टे हैं किसान भाई, सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 कट्टा या आधा कट्टा आप इसमें शुरू में डाल सकते हैं बिजाई से पहले। जी। ठीक है। और साथ में पोटास अगर किसान भाई डालना चाहे तो किसान पोटास का 1 कट्टा डाल सकते हैं नीचे। जी। इसमें हमें जो यूरिया की मात्रा है उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आप डीएपी ले रहे हैं तो उसमें यूरिया की आवश्यकता नहीं होती। जी डॉक्टर साहब। ठीक है। और इसके अलावा हमें इसमें बोरोन की भी आवश्यकता पड़ती है। जब बीज बढ़ने लगता है उस टाइम पे हमें बोरोन का बोरेक्स जो है एक पाउडर आता है, उसका 0.2% की 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें हम घोल के स्प्रे करना चाहिए, ताकि हमारे जो दाने मैक्सिमम उसमें बने और किसान भाइयों के उत्पादन में वृद्धि हो। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि खाद हमने कितनी लेनी है और कितनी मात्रा में हमने डालनी है। साथ ही डॉक्टर साहब इस बात करें कि पानी की मात्रा की हमने सिंचाई जो करनी है वो किस समय करनी है, बिजाई के कितने दिन बाद हमने सिंचाई करनी है और अगली सिंचाई फिर हमने कब लेनी है? जी, पानी की जहां तक बात है, पानी तो देखिए सबसे जरूरी जो एक पार्ट है। जैसे वैसे बारिश की अवस्था में अगर तो इसमें अगर बारिश के चांस इस समय पे काफी कम रहते हैं क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, परंतु अगर बारिश हो जाती है तो हम इसमें अगर 2-3 बारिश हो जाती है तो पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मौसम थोड़ा गर्मी की तरफ चलता है तो लगभग 4 से 8 जो है उसमें पानी लगते हैं। जी। और दूसरी बात इसमें यह है कि हमें कुछ जो क्रिटिकल जो स्टेजेस हैं, जो जहाँ पे हमें पानी बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए, उनमें से 3 मुख्य स्टेजेस हैं। सबसे पहले जो स्टेज है वो है जब उसका फूल बनना शुरू होता है 30 से 35 दिन बाद बिजाई के। दूसरी जो स्टेज है उस टाइम जब उसका फूल बनना शुरू होता है, खुलना शुरू होता है लगभग 55 से 60 दिन के बीच में। और जो तीसरा जो है वो 65 से 80 दिन के बीच में जो जब उसका दाना बनना शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर। दाना बनते समय पानी का सिंचाई के समय एक बात ध्यान रखें कि जो पानी बिल्कुल हल्का रखें और उसमें ज्यादा, और मौसम का ध्यान रखें कि उस टाइम पे ज्यादा हवा वगैरह ना चल रही हो, तेज हवा ना चल रही हो, क्योंकि पानी हम दे देते हैं ज्यादा और हवा चल रही हो तो गिरने के चांस संभावना बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब। तो हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए सर इसमें। यानी कि बस उसमें हमें नमी बनाए रखनी है, मुख्य रूप से खड़ा नहीं होना चाहिए पानी। जी जी। तो फिर वैसे दूसरी पहले अवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खड़ा रख सकते हैं। लेकिन जब पहले से दाना भरा हुआ होता है, थोड़ा हैवी होता है प्लांट, हाँ। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हल्की सिंचाई देनी है, नमी रखें बस। और दूसरी हवा ना चल रही, ज्यादा तेज हवा ना चल रही हो, ताकि उसमें गिरने के चांस कम रहे उसके। डॉक्टर प्रदीप जी, आपने जैसे शुरुआत में बताया कि भाई बीज का उपचार अगर हम कर लें तो फिर बीमारी आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। जी जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारा जो सूरजमुखी है उसमें कौन सी मुख्य बीमारी है या किस बीमारी के आने की संभावना सबसे ज्यादा रहे? उसमें बीमारियां वैसे जो आती हैं उनमें से मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, मतलब ये बीमारियां हैं जी। इसमें कि जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है उसमें पत्ते के ऊपर थोड़ा पाउडर नुमा एक जो फंगस होती है वो आ जाती है जी। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि नीचे जो पत्ते के नीचे का जो हिस्सा है उसमें इसकी फंगस की जो फफूंद होती है उसकी जो ग्रोथ आ जाती है जी। तो एक इसमें रस्ट भी आती है जो उसके वैसे चांस कम होते हैं लेकिन आ जाती है। उसमें क्या होता है कि भूरे भूरे धब्बे जो है पौधों में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसमें बीज उपचार कर लें
जैसे डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी है जिसमें उसको बीज उपचार से ही ठीक होती है। जी। दूसरा, हमें भूमि में जो उपचार है, भूमि का उपचार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बीज का उपचार अवश्य करें जी। क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं, डाउनी मिल्ड्यू है, ये जो है भूमि में जो फंगस होती है उसकी जो बीमारी है उससे पैदा होती है। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर जो सूरजमुखी की फसल है जी। वो किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि ना तो बीमारी की डर है इसमें इतना, और रख रखाव का भी इतना ज्यादा नहीं है, और अगर उपज अच्छी होगी तो तेल की मात्रा जिस तरह आपने बताई ज्यादा है, तो किसान भाई जो ज्यादा फायदा इसमें ले पाओगे। इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जी। कई बार क्या है कि क्योंकि ये जो फसल है सूरजमुखी की, मुख्य रूप से जो जब पोलिनेशन होता है, परागकण जो होता है वो परागकण पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। परागकण अगर इसका अच्छा तरह से होगा तभी इसमें जो है बीज की जो मात्रा है ज्यादा बनेगी। अगर परागकण नहीं होगा तो इसमें बीज की मात्रा सही तरीके से इसमें नहीं बनेगी। तो हमें ध्यान देना है कि इसका परागकण अवश्य कर लें, या तो उसमें आपको कीट जो मधुमक्खी इत्यादि जो है वो घूमते नजर आए ताकि उसका परागकण होता रहे। अगर आपको लगता है कि मधुमक्खी की संख्या कम है तो आप उसमें 2 से 3 बॉक्स मधुमक्खी पालन, जो भी हैं लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, उनके जो बॉक्स हैं आप खेतों में रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ठीक है जी। दूसरा, इसमें एक तरीका और कर सकते हैं कि इसको आप ऊपर से थोड़ा सा मसलिन क्लॉथ के साथ आप उसको थोड़ा सा रगड़ लें जी, तो उससे भी थोड़ी सी मतलब अल्टरनेट डेज पे इसको रगड़ने, फिर पोलिनेशन हो जाएगी ताकि उसके जो उत्पादन है उसकी में बढ़ सकती है। दूसरा, इसमें एक नुकसान, हमारे जो पक्षी हैं, ये बड़ा किसान भाई बड़े परेशान रहते हैं कि पक्षी जो है वो नुकसान करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें मैकेनिकल कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे किसी डराना उनको कोई बंदूक से या कोई पॉलिथीन बांध के या किसी तरीके से उनको चमकीला जो कई बार ड्रावा भी खड़ा कर देते हैं, ड्रावा खड़ा कर सकते हैं। जी जी। तो इस प्रकार से हम कुछ अपने फसल को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी, आपने सूरजमुखी की काश्त और उसकी देखभाल पर हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये तो हमारे किसान भाइयों ने जानकारी ली कि सूरजमुखी की काश्त और उसकी देखभाल हमने किस तरह करनी है। और भाई जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 13 डिग्री सेल्सियस। और जिक्र करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम का, तो कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे सूरजमुखी की बिजाई पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में संजीवक खाद के उपयोग और उसके महत्व पे। और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुने एक रागणी। सुन मेरे बेटा जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। सुन मेरे बेटा जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना। सुन मेरे बेटा जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। सीमा की हम इज्जत रखा, कैर के घर में ना बढ़ते। शांति से ती बसना चावा, बिना बात कदे ना लड़ते। हमला जे कोई करे मारे पे, नक्शे उसके फिर झड़ते। दाड़े उठे जब शेर हिंद के पैरी गल्या जा भिड़ते। दाड़े उठे जब शेर हिंद के पैरी गल्या जा भिड़ते। इसे वक्त में लाल मेरे तुम अपना गात बचाइए ना। देश की माटी तने पुकारे, माँ का दूध लजाइए ना।
पर जान झोंक गे हिंद के कितने लाल दखे जन्म लिया से जिस्मा खातिर वक्त वो आया चाल दखे करी शांति भंग आज फिर दुश्मन कर रहा काले दखे घुसपैठ करी और घेर दिया से घना कसूता जाल दखे घुसपैठ करी और घेर दिया से घना कसूता जाल दखे वीर सिपाही जा सरहद पे ज्यादा देर लगाइए ना तुम वीर सिपाही जा सरहद पे ज्यादा देर लगाइए ना देश की माटी तने पुकारे माँ का दूध ल जाइए ना पहला भी कई बार यो हमने पड़ोसी नु समझाया से आपस यारी रीत निभा तू क्यों इतना ये तेराया से लड़ाई में कदे खीर बटे ना साबित कर दे खिलाया से आज फिर वो सिर पे चढ़िया मार खाने आया से आज वो फिर सिर पे चढ़िया मार खाने आया से ना मने त बात फिर तू ज्यादा दया दिखाइए ना देश की मट्टी तने पुकारे माँ का दूध ल जाइए ना हमारे देश ने तोड़ने खातिर पूरा जोर लगा रहा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गजब का एक्का महारा से मातृभूमि जान ते प्यारी रामधारी न्यू गार्या से आजादी हम सबकी चाहा मन की बात बता रहा से आजादी हम सबकी चाहा मन की बात बता रहा से सूरारण में मरिया करे तू गादड़ जू मर जाइए ना सूरारण में मरिया करे तू गादड़ जू मर जाइए ना देश की माटी तने पुकारे माँ का दूध ल जाइए ना सुन मेरे बेटा जंग में जाके पाछे कदम हटाइए ना। ये तो सुनी भैया न रागणी और गायक कलाकार थे रामधारी खटकड़। और ये भाइयों का चर्चा आज की नसीहत के तहत कृषि में फसल चक्र के महत्व पे। किसान भाइयों, खेती जब तक इंसान करने लग गया है तब तक वो अपने भरण पोषण खातर जो है अलग अलग फसल उगाता आया है और किसी खेत में एक निश्चित फसल न उगा कर फसलों को अदल बदल कर उगाने की परंपरा जो है वो शुरू से चली आ रही है। और फसल उत्पादन की इसी परंपरा नाम कैद है फसल चक्र, यानी कि किसी खेत में फसला न अदल बदल के बोने की जो प्रक्रिया है यह फसल चक्र है। और मौसम के अनुसार भाइयों फसल का जो चयन है वो हम कर रहे हैं और किसी खेत में भाइयों लगातार जब एक ही फसल एक ही तरीके तय अगर हम अपनावे हैं तो उससे हमारी जो उत्पादकता है वह कम होती चली जावे है। साथ ही जो हमारी मिट्टी के गुण हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। और देश के अनेक हिस्सों में तो इसी प्रथा चली आ रही है कि बस धान गेहूं फिर धान गेहूं, यानी कि कोई फसल चक्कर हम नहीं अपना रहे हैं। और इसी कारण भाई जो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है, जब हम ये धान गेहूं आधारित फसल ले हुए हैं तो उसकी वजह से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो भी दबाव में आ रहे हैं, चाहे वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति हो, जमीन का जो हमारा भूगर्भ का जो जल है, जमीन के नीचे का पानी है। और पिछले 4 दशक में तो ये जो संसाधन है इनका बहुत ज़्यादा दोहन हुआ है और कम पानी और कम पोषण जो है उसके कारण जो हमारे मोटे अनाज दलहन है, तिलहन है, उनका क्षेत्रफल भी घटता चला गया। इस तरह ये पता लगा है कि जो फसल चक्र है उसमें दलहन सम्मिलित करने से न केवल
हमारे जो भोजन पोषण है उसकी समस्या हल हो जाएगी, बल्कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण है, जैविक गुण है, उनमें भी सुधार होगा। फसल चक्कर ना अपनाने के कारण बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सामने आने लग रही हैं। जिस तरह निश्चित उत्पादन प्राप्त करने खातर पहले की अपेक्षा हम ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने लग रहे हैं, यानी कि हमारी उर्वरकों की जो मात्रा इस्तेमाल करने वाली वो बढ़ती जाने लग रही है। साथ ही जो बहुपोषक तत्वों की कमी के कारण उर्वरक उपयोग क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ जो उपजाऊ मिट्टी है वो बंजर होती जाने लग रही है और जो जीवाश्म पदार्थ हैं उनकी मात्रा भी लगातार माटी में घटने लग रही है। साथ ही हमारी जो मिट्टी है उसमें लाभदायक जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या भी बड़ी तेजी से गिरने लग रही है। केचुए जैसे मित्र जीव हैं उनकी संख्या भी घटने लग रही है। कीड़े और बीमारी और खरपतवार इनकी समस्या में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होने लग रही है। मिट्टी की संरचना और जो जल धारण करने की क्षमता है मिट्टी की वो भी लगातार कम होती जाने लग रही है। और साथ ही साथ भाइयों जो हमारी मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक और जो जैविक गुण हैं वो भी लगातार बदलते जाने लग रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो भूगर्भ जल की है, जिसका स्तर बड़ी तेजी से गिरने लग रहा है। और साथ ही साथ जो जल का प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है, वो भी बढ़ रहा है। और उसके बढ़ने का कारण है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना, रोगनाशक का प्रयोग करना, खरपतवार नाशकों का प्रयोग करना, जरूरत ज़्यादा जो खेत में खाद डालना, इन सब की वजह से जो है ये हम बदलाव अपने पर्यावरण में देखने लग रहे हैं। तो इसका हम समाधान किस तरह करें? तो इसका समाधान है भाइयों फसल चक्कर अपना के। अगर हम फसल चक्कर अपनाओगे तो फसल चक्कर अपनाने तो भाइयों हमारे जो खेत की जो मिट्टी है वो बढ़िया हो जाएगी। और साथ ही साथ भाई फसल चक्कर अपनाने तो जो हमारी मिट्टी में जो मित्र कीट हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। फसल चक्कर से भाइयों फसलों में उपज भी बढ़ेगी। साथ ही दाल वाली जो फसलें हैं उन तक जो ज़मीन की भौतिक दशा है उसमें सुधार होगा। और सिंचाई और उर्वरक आदि जो सीमित संसाधन हैं वो भी फसलों को मिलेंगे और फसल उत्पादन की मांग को बाजार में पूरा भी किया जाएगा। साथ ही मिट्टी और वायु और जल का जो क्षरण हो रहा है वो भी बचेगा। किसानों की अधिकतर जो घरेलू जरूरत है वो भी पूरी हो जाएंगी और मिट्टी में भाइयों प्रोटीन की जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो भी पूरी होगी अगर हम दलहनी फसलें साथ के साथ लेते रहेंगे। तो ये तो करीब भाइयों चर्चा कृषि में फसल चक्कर के महत्व पे। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और इसी के साथ भाइयों आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।